हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम आवास में इंडिया गठबंधन के विधायकों की बैठक आज कई मायने में माना जा रहा खास। आज इंडिया गठबंधन के सभी विधायकों की एक अहम बैठक बुलाई गई है। चूंकि विधानसभा का सत्र शुरू होने से ठीक पहले ये बुलाई गई है, इसलिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। जेएमएम की ओर से इस आशय का पत्र जारी किया गया है। इसमें विनोद कुमार पांडे, महासचिव, केंद्रीय समिति की ओर से कहा गया है, पार्टी के सभी विधायक गण को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 को दिन के 3 बजे रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन के विधायक गणों की बैठक आहूत की गई है। पार्टी के निर्देशानुसार पार्टी के सभी विधायक गण को निर्देश दिया जाता है कि आज दिनांक 8 दिसंबर 2024 को दिन के 3 बजे निश्चित रूप से रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ, झारखंड में गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में दिखेगा। इसके असर से प्रदेश में गरज के साथ वज्रपात हो सकता है। झारखंड के पश्चिमी और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। तापमान में गिरावट आएगी और इसके असर से ठंड सताने लगेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा बताया कि रविवार 8 दिसंबर को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। 9 दिसंबर को बिहार से सटे झारखंड के पश्चिमी हिस्से में और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना या मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। रांची में आज के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान में किसी बदलाव की संभावना नहीं है। यह 25 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को रांची का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रह सकता है। 9 से 12 दिसंबर तक विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में लागू रहेगी निषेधाज्ञा। विधानसभा का सत्र नए भवन में 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलेगा। इसे देखते हुए विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर रांची द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है। सीएम हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से पोषण सखी दीदियों ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन से आज काके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात कर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। विगत कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी के पुनर्बहाल के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आपके हक अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी पोषण सखी दीदियों ने सरकार की आंख, नाक और कान बनकर साथ दिया है। आने वाला नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करें, यही कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह सरकार आपके उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। आप सभी का कर्तव्य है कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को अंजाम देंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हमारी सरकार शहर नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। हमारी सरकार आने वाली पीढ़ियों का तकदीर और तस्वीर कैसे बदल सके,
अधिक से अधिक रोजगार का सृजन कैसे उत्पन्न कर सकें, इसके प्रति संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ रही है। रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने की सीनियर अफसरों संग बैठक, कहा जनता की शिकायतों का समय पर हो समाधान। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने समाहरणालय में शनिवार को सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीसी के साथ जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से फायर सेफ्टी, साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय की साफ सफाई, लिफ्ट और अन्य संबंधित मामलों की जानकारी ली। साथ ही पदाधिकारियों को उन्हें कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान रांची उपायुक्त ने सभी वरीय पदाधिकारियों को अपने हाथों से आई कार्ड दिया और कहा कि जन शिकायतों को प्राथमिकता दें। साथ ही सभी अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मियों को समाहरणालय में आई कार्ड लगाकर समय पर कार्यालय पहुंचने को कहा। डीसी ने कहा कि सभी को समय का पालन करना अति आवश्यक है। बता दें कि बैठक में डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अपने दिए गए उत्तरदायित्व का अच्छे से पालन और कार्यों का सही समय से निष्पादन करें। इस दौरान उन्होंने सभी को विशेष से रूप से कहा कि लोगों की समस्या का निदान करना ही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। उपायुक्त ने कहा कि लोगों की जिला प्रशासन से बहुत सारी अपेक्षा और उम्मीदें हैं। ऐसे में उन पर खरा उतरना और योग्य लाभुकों को सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। आजसू पार्टी 8 को करेगी हार की समीक्षा। आजसू पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम की समीक्षा करेगी। समीक्षा बैठक 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से पार्टी के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में होगी। केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो पार्टी संसदीय बोर्ड के सदस्यों और विधानसभा के प्रत्याशियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान चुनाव परिणाम से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी आजसू के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने दी। एक गलती और आप मनिया सम्मान योजना से हो जाएंगे वंचित। जानिए क्या हो सकते हैं कारण। हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी मनिया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन देने वालों एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपने भी मनिया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया है लेकिन आपके खाते में पैसे नहीं आ रहे हैं, तो आपको अपना डीबीटी स्टेटस चेक करना होगा। डीबीटी चालू नहीं होने पर आपको बैंक जाकर उसे चालू करवाना होगा। बता दें कि महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार कई ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे आपको इस योजना का लाभ न मिले। झारखंड में नई सरकार का गठन होने के बाद इस योजना की राशि 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। अगर आपने मनिया सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय गलत खाता नंबर डाला है तो आपको इस स्कीम में पैसे नहीं मिलेंगे। बैंक का गलत आईएफएससी कोड डालने वाली महिलाओं के खाते में भी मनिया सम्मान योजना के पैसे नहीं आएंगे। जानकारी हो कि आवेदन के समय यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है नहीं। साथ ही आपका डीबीटी भी तभी चालू होगा जब आप अपना बैंक खाता आधार से लिंक रखेंगे। बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं चेक करने के लिए आपको सबसे पहले नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आपको वेबसाइट खुलने पर आप होम पेज पर दिए गए कंज्यूमर का विकल्प दिखेगा, उसे क्लिक करें। एक गलती और आप मनिया सम्मान योजना से हो जाएंगे वंचित। जानिए क्या हो सकते हैं कारण। इसके बाद एक नया पेज खुलने पर दाईं और भारत आधार सीडिंग इनेबलर बेस ऑप्शन दिखेगा, उसे क्लिक करें। इसे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। यहाँ आपको मैपड स्टेटस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको आधार कार्ड नंबर भरने का विकल्प मिलेगा, उसे भरने पर आपके सामने डीबीटी स्टेटस आ जाएगा। फिर आप बैंक से संबंधित सभी विवरण देख सकते हैं। इस बात पर ध्यान दें
कि यदि मैपिंग स्टेटस में इनेबल्ड के अलावा कुछ और लिखा होने पर आपका डीबीटी चालू नहीं होगा। रांची के मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से लगेगा खादी मेला, सीएम हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। झारखंड की राजधानी रांची में प्रसिद्ध खादी, हस्तशिल्प एवं सरस मेला का आयोजन किया जाने वाला है। राज्य के प्रसिद्ध मेले का आयोजन मोरहाबादी मैदान में 20 दिसंबर से 6 जनवरी तक होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 20 दिसंबर को करेंगे। इस दौरान सीएम के साथ उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। बता दें कि झारखंड राज्य खादी बोर्ड मेले की तैयारियों में जुट गया है। इसकी जानकारी देते हुए खादी बोर्ड की सीईओ सुमन पाठक ने कहा कि इस मेले में पूरे देश भर के तकरीबन 400 से 500 स्टॉल लगाए जाएंगे। साथ ही सुमन ने बताया कि रांची के मोरहाबादी में लगने वाले इस मेले में लोगों को अलग अलग राज्यों की हस्तकला और हस्तशिल्प की कारीगरी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मेले में फूड स्टॉल और बच्चों के मनोरंजन की भी व्यवस्था रहेगी। हर दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बता दें कि मेले में बुकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए जा रहे हैं। सीईओ सुमन पाठक ने बताया कि अब तक मेले में लगाए जाने के लिए करीब 300 स्टॉल की बुकिंग के आवेदन आ चुके हैं। वहीं इसके लिए 8 दिसंबर तक ही आवेदन लिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा स्टॉल झारखंड के हस्तशिल्प और खादी के लगाए जाएंगे। भाजपा का सदस्यता अभियान कार्यशाला आज, कई दिग्गज करेंगे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। भाजपा का संगठन महापर्व की शुरुआत होने वाली है। इस निमित्त प्रदेश भाजपा ने आज दिनांक 8 दिसंबर को 11 बजे पूर्वाह्न से नगड़ी रांची स्थित स्वर्णरेखा बैंक्वेट हॉल में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं प्रदेश सदस्यता प्रभारी सांसद डी पुरंदेश्वरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह का मार्गदर्शन होगा। भाजपा का संगठन महापर्व की शुरुआत होने वाली है। इस निमित्त प्रदेश भाजपा ने आज दिनांक 8 दिसंबर को 11 बजे पूर्वाह्न से नगड़ी रांची स्थित स्वर्णरेखा बैंक्वेट हॉल में सदस्यता अभियान कार्यशाला का आयोजन किया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं प्रदेश सदस्यता प्रभारी सांसद डी पुरंदेश्वरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह का मार्गदर्शन होगा। बदला बदला सा दिखेगा सदन का नजारा, विशेष सत्र में सीजीएल और घुसपैठ का मुद्दा भी गूंजेगा। विधानसभा का विशेष सत्र 9 दिसंबर से शुरू हो रहा है। इस बार सदन का नजारा बदला बदला सा दिखेगा। कई दिग्गज इस बार सदन में नहीं दिखेंगे। विपक्ष इस बार भी सीजीएल और घुसपैठ का मुद्दा सदन में रखेगा। वहीं 12 महिला सदस्य सदन में जनता की बात रखती नजर आएंगी। विशेष सत्र के पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 10 दिसंबर को स्पीकर का चयन किया जाएगा। 11 दिसंबर को दिन के 11:30 बजे राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा। 12 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, वाद विवाद, सरकार का उत्तर और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार के चुनाव में 12 विधायकों को प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। इनमें कल्पना सोरेन, लुईस मरांडी, सविता महतो, निशत आलम, दीपिका पांडेय सिंह, ममता देवी, श्वेता सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्णिमा साहू, रागिनी सिंह, मंजू कुमारी और नीरा यादव शामिल हैं। धनबाद के जीटी रोड पर मवेशियों से भरा कंटेनर पकड़ाया, पुलिस ने की कार्रवाई। धनबाद जिला पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी जीटी रोड के रास्ते मवेशियों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि इसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में निरसा में एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है।
शनिवार अहले सुबह एक कंटेनर में लोड 40 की संख्या में पशुओं के पकड़े जाने के बाद इस घटना का खुलासा हुआ है। शनिवार की सुबह करीब 4 बजे निरसा पुलिस ने मवेशियों से भरे एक कंटेनर को पकड़ा है। पुलिस ने गश्ती के दौरान निरसा थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर कंटेनर को जब्त किया। तलाशी के दौरान इसमें 40 की संख्या में पशु पाए गए, जिनको कंटेनर के अंदर बांधकर रखा गया था। निरसा थाना सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार ने बताया कि आलाधिकारियों को गुप्त सूचना मिली थी कि निरसा के जीटी रोड पर मवेशियों की तस्करी हो रही है। उनके निर्देश पर जीटी रोड पर गश्ती के दौरान पशुओं से लदे कंटेनर को पकड़ा गया। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया है। इसके साथ ही वाहन से मुक्त कराए गए पशुओं को कतरास के गंगा गौशाला प्रबंधन समिति को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कमलेश सिंह ने बताया कि निरसा थाना के द्वारा 40 पशुओं को कतरास गंगा गौशाला को सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्होंने पशु तस्करी के कानून के बारे बताते हुए कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 2005 में बने अधिनियम को संशोधित 2011 कानून भी बनाया है। इसके तहत जो भी पशु की तस्करी करते हुए पकड़े जाएंगे तो 10 वर्ष का सश्रम कारावास के प्रावधान है। इसके बाद भी प्रदेश में मवेशियों की तस्करी जारी है। सरायकेला पुलिस ने 3 महिला ड्रग्स तस्कर को किया गिरफ्तार, 7 लाख का ब्राउन शुगर बरामद। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस को नशे के तस्करों के खिलाफ सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुस्लिम बस्ती में फैले ब्राउन शुगर ड्रग्स के कारोबार को एक बार फिर उजागर किया है। सरायकेला एसपी मुकेश लुनायत के निर्देश पर गठित टीम ने आदित्यपुर की मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर 3 महिला ड्रग पेडलरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 7 लाख मूल्य के 35 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर किया है। शनिवार को एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में हुई छापेमारी में पुलिस ने 3 महिलाओं को ब्राउन शुगर की खरीद एवं बिक्री में संलिप्त पाते हुए गिरफ्तार किया है। इनके पास से कुल 35 ग्राम की अवैध ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपए है। पलामू विधायक ने पीडीएस डीलर पर लगाया राशन घोटाला करने का आरोप। पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने पांकी प्रखंड के सगालीम गांव के डीलर नंददेव बैठा पर राशन घोटाला करने का संगीन आरोप लगाया है। विधायक डॉक्टर मेहता ने पलामू उपायुक्त शशि रंजन से मिलकर डीलर पर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने बताया कि सगालीम गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने डीलर नंददेव बैठा के खिलाफ उनसे मिलकर शिकायत किया है। बताया कि डीलर डबल राशन कार्ड का लाभ उठाने के साथ मृत कार्डधारियों के नाम पर राशन का अवैध उठाव कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से नंददेव दर्जनों मृत लाभुकों के नाम राशन गबन कर रहे हैं। विधायक ने बताया कि डीलर निर्धारित मात्रा से कम राशन वितरण करते हैं। लाल कार्डधारी को प्रति यूनिट 5 किलो की जगह 4.5 किलो और पीला कार्डधारी को 35 की जगह 28 और 30 किलो राशन वितरण करते हैं। चना दाल वितरण में लाभुकों से अवैध पैसा वसूली डीलर द्वारा किया गया है। जब ग्रामीण इसका विरोध करते हैं तो डीलर उसे राशन कार्ड से नाम हटाने और झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। विधायक ने बताया कि डीलर नंददेव पर कई बार राशन घोटाला करने का आरोप लग चुका है। विधायक ने पलामू उपायुक्त से डीलर पर सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग किया है। विधायक ने बताया कि पांकी विधानसभा में डीलर गरीबों का हक मार रहे हैं। इसे किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीलरों की मनमानी अब नहीं चलेगी। कार्डधारियों का पूरा राशन देना होगा। इधर उपायुक्त ने पूरे मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड के दोबारा निर्वाचित 20 विधायकों की संपत्ति 100 से 2000% तक बढ़ी। झारखंड विधानसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित हुए 40 में से 20 विधायकों की संपत्ति में 100 से 2000% तक का इजाफा हुआ है। शेष विधायकों की संपत्ति में 1 से 100% तक बढ़ोतरी हुई है। सबसे कम कल्पना सोरेन की संपत्ति में सिर्फ 1% का इजाफा हुआ है।
वहीं दूसरे नंबर पर सरयू राय की संपत्ति में सिर्फ 5% और रामदास सोरेन की संपत्ति में सिर्फ 9% का इजाफा हुआ है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक दोबारा जीत कर आए 2 विधायकों की संपत्ति में गिरावट दर्ज की गई है। धनबाद से बीजेपी के टिकट पर दोबारा जीत कर आए राज सिन्हा की संपत्ति में 4% की गिरावट आई है। वहीं हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल हफीजुल हसन की संपत्ति में 16% की गिरावट आई है। रक्तदान संगठन लहू बोलेगा का प्रतिनिधिमंडल मिला मंत्री इरफान अंसारी से, संस्था के आगामी कार्यक्रमों की दी जानकारी। स्वैच्छिक रक्तदान संगठन लहू बोलेगा संस्था रांची का प्रतिनिधिमंडल नदीम खान और झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजेश सिन्हा सन्नी के नेतृत्व में नवनियुक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय का मुखिया बनाए जाने पर बधाई दी और उनका स्वागत किया गया। मौके पर रक्तदान संगठन लहू बोलेगा के द्वारा मंत्री डॉ इरफान अंसारी को रक्तदान और रक्त से संबंधित नीतिगत और क्रियान्वयन के मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही तीसरे झारखंड राज्य स्तरीय रक्तवीर सह मानवीय सेवा सम्मान समारोह कार्यक्रम पर विचार किया गया। डॉ इरफान अंसारी ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि रक्तदान और रक्त से संबंधित नीतिगत और क्रियान्वयन के मामले को व्यावहारिक रूप से हल किया जाएगा, जिसका असर निश्चित रूप जल्द दिखेगा। कार्यक्रम की तारीख भी जल्द तय की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में नदीम खान, इम्तियाज सोनू, साजिद उमर, जुबैर खान, नसीम खान, अकरम राशिद शामिल थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मिला झारखंड आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश से श्रद्धानंद रोड स्थित कार्यालय में मिले। मोर्चा की ओर से उन्हें 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। आंदोलनकारियों के मांगों के संदर्भ में कहा कि सभी न्यायोचित मांगे निश्चित मिलनी चाहिए। झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान एवं जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए सभी को सम्मान रूप से सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपए दिए जाएं। कहा कि सही आंदोलनकारी छूटे नहीं और गलत आंदोलनकारी जुटे नहीं। आंदोलनकारियों का अपना एक सम्मान है। उन्होंने 3 जनवरी को मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस के रूप में मनाने के संदर्भ में कहा है। इस विषय पर सरकार को पत्र प्रेषित किया जाएगा। मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों व झारखंडियों की स्थिति हाशिए पर है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित हैं। झारखंड अलग राज्य के संवैधानिक मूल्य अधूरे हैं। झारखंड व आंदोलनकारियों के अस्तित्व, अस्मिता, अलग पहचान के सवाल खतरे में हैं। उन्होंने मांग की कि 3 जनवरी को मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की जयंती को झारखंड आंदोलनकारी दिवस घोषित किया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो। मांग किया कि झारखंड आंदोलनकारियों की अलग पहचान हो तथा स्वतंत्रता सेनानी की तरह झारखंड आंदोलनकारी, झारखंड सेनानी, झारखंड फाइटर का दर्जा दिया जाए। राज्य सरकार मंत्रिमंडल की बैठक कर अपने संकल्प में शीघ्र संशोधन कर राज्य गठन की तिथि से सभी को सम्मान राशि दें। झारखंड आंदोलनकारी को सम्मान पेंशन का लाभ राज्य गठन की तिथि से ही दिया जाए। झारखंड आंदोलनकारियों को नियमित प्रति माह सम्मान राशि का भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करें, समेत 21 मांगे शामिल हैं। गोड्डा पुलिस ने झामुमो कार्यकर्ता हत्याकांड के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने ललमटिया में हुए झामुमो कार्यकर्ता जोहान किस्कू हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। इस हत्याकांड में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस, बम बनाने के सामान के साथ साथ डेटोनेटर भी बरामद किया है। बता दें कि ठीक चुनाव से पहले हुए इस हत्याकांड को कई लोग राजनीतिक हत्या मान रहे थे, लेकिन पुलिसिया अनुसंधान में यह बात सामने आई कि इसके पीछे की वजह आपसी रंजिश और घरेलू संपत्ति विवाद था। घटना में शामिल 3 अपराधी बिपिन किस्कू उम्र 29 वर्ष, बिटुआ हिमब्रम उम्र 25 वर्ष,
मुजीबुल अंसारी उम्र 26 वर्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 5 देसी कट्टा, 32 गोली, 2 मैगजीन और बम बनाने की सामग्री बरामद की गई है। घटना 5 नवंबर 2024 की है। गोड्डा जिला के ललमटिया थाना क्षेत्र के डकेता चौक पर दिन दहाड़े उसी गांव के निवासी जोहान किस्कू को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया था, मगर वहां ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई थी। जोहान किस्कू की मौत होने पर परिजनों द्वारा काफी हंगामा किया गया था। मृतक राजनीतिक रसूख वाले परिवार से ताल्लुकात रखता था। घटना में शामिल कुछ अन्य लोगों की तलाश अब भी जारी है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में 2 का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। घटना के संबंध में एसपी ने इसे भूमि विवाद का मामला बताया और जांच में शामिल सभी सदस्यों को विभाग द्वारा सम्मानित करने की सिफारिश भी की है। झारखंड विधानसभा सत्र की तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में होंगे आमने सामने। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य में लगातार दूसरी बार बनी इंडिया गठबंधन की सरकार आगामी विधानसभा सत्र के दौरान विश्वासमत हासिल करने की तैयारी में जुटी है। आगामी 9 दिसंबर से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा का यह सत्र कई मायनों में अहम होगा। सदन की कार्यवाही पर जहां चुनाव परिणाम का झलक दिखेगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी रहेगी। 12 दिसंबर तक चलने वाले सदन की कार्यवाही पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार संक्षिप्त सत्र होने के बावजूद संवैधानिक औपचारिकता को पूरी करते हुए सरकार के द्वारा 3 दिवसीय इस सत्र के दौरान अनुपूरक बजट के साथ साथ राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के साथ सामूहिक प्रयास से एजेंडा के अनुरूप सदन की कार्यवाही चले और उसका सदुपयोग हो। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सदन की मर्यादा है। हेमंत सोरेन सरकार इसका खास ध्यान रखती है और मेरी भी अवधारणा है कि जनता से जुड़े सही सवाल यदि सदन में आते हैं तो उसका ध्यान रखा जाए और उसी पर आगे सरकार काम करे। राज्य की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दे पर विपक्ष हेमंत सोरेन सरकार को घेरने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी जल्द ही सदन की कार्यवाही को लेकर विधायक दल की बैठक करने वाली है, जिसमें सदन को लेकर रणनीति तय होगी। भाजपा विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि इस कार्यकाल का चूंकि यह पहला सत्र होगा, इसलिए अभी इस सरकार को उछलने का मौका दे रहे हैं। बहरहाल सियासी गहमागहमी के बीच सोमवार यानी 9 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, जिस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे। लातेहार में आतंक मचाने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार। 4 दिन पहले कोयला लोड गाड़ियों में लगाई थी आग। लातेहार क्षेत्र में आतंक मचा रहे अपराधियों पर पुलिस ने अंकुश लगाते हुए 6 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी प्रदीप गंझू गिरोह के सदस्य हैं। इनके पास से पुलिस ने 2 बंदूक और अन्य सामान बरामद किया है। 4 दिन पूर्व इन्हीं अपराधियों ने कोयला लोड गाड़ियों में आग लगाई थी। गिरफ्तार अपराधियों में बालूमात निवासी संजय भगत, कैलाश गंझू, मनोज ठाकुर, चतरा निवासी बबन भोक्ता, दिलीप उरांव और रांची निवासी सुनील गंझू शामिल हैं। दरअसल जेल में बंद टीएसपीसी उग्रवादी प्रदीप गंझू के नाम पर 7 अपराधी गिरोह बनाकर लातेहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। 4 दिन पूर्व इन्हीं अपराधियों के द्वारा बालूमात थाना क्षेत्र में गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। घटना के बाद एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस की टीम ने पूरे मामले की छानबीन आरंभ की तो पता चला कि इसमें जेल में बंद टीएसपीसी उग्रवादी प्रदीप के गिरोह का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित करते हुए उन्हें विभिन्न स्थानों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। छापेमारी के बाद पूछताछ के क्रम में सभी अपराधियों ने अपना अपराध स्वीकार किया।
इधर प्रेस वार्ता करते हुए एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गिरफ्तार सभी अपराधियों ने स्वीकार किया कि रंगदारी वसूलने के लिए क्षेत्र में दहशत फैलाने के उद्देश्य से इस प्रकार की हिंसक घटना को अंजाम दे रहे थे। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी ही बालूमाथ में 2 गाड़ियों में आग लगाई थी। इसके अलावा गत दिनों हुई आगजनी की घटना में भी इनका हाथ था। एसपी ने कहा कि गिरोह का एक सदस्य अभी भी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी में डीएसपी विनोद रवानी, थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिस अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, ये मंत्रिपरिषद घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए काम करेगी। जेएमएम के राष्ट्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को पीसी कर कहा कि इस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन ने एक नए आयाम की स्थापना की है, जो कि राज्य के विकास को पहले से अधिक गति देगा। कहा कि मंत्रिमंडल के गठन के बाद उन्होंने अपने सहयोगियों को पहले ही दिन आगाह कर दिया कि जनहित में उनका मंत्रिमंडल में रहना कितना जरूरी है। कहा, हमने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत बीडीओ सीओ से लेकर अन्य पदाधिकारी गांव-गांव में शिविर लगाते हैं। कहा कि अब मंत्रियों को भी ये कहा गया है कि वे अपने अपने विभाग की समीक्षा जिला स्तर पर जाकर करेंगे। कहा कि 9 तारीख से संवैधानिक तौर पर भी विधानसभा का गठन हो जाएगा। कहा कि ये मंत्रिपरिषद हमारे घोषणा पत्र में किए गए वादों के तहत काम करेगी। कहा कि मनिया सम्मान योजना के तहत सरकार की ओर से किए गए कमिटमेंट को पूरा किया जाएगा। कहा कि योजनाओं से प्रभावित होने वाली जनता से सीधा संवाद करें, जिनको कठिनाई हो रही हो उनको सुने। कहा, और केवल विधायक ही नहीं, जो भी उस इलाके का जनप्रतिनिधि है, चाहे वो वार्ड का सदस्य ही क्यों न हो, उनके साथ भी एक संवाद कायम करें। इसमें दलगत भावना न हो। हमारी प्राथमिकता ईमानदारी से लोगों की सेवा करने की होनी चाहिए, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को एक नई लकीर खींचने के लिए जनता ने जवाबदेही दी है। कहा कि इस जवाबदेही को पूरा करना पूरी मंत्रिपरिषद की जिम्मेदारी है। कहा कि ये मंत्रिपरिषद शायद पहली ऐसी मंत्रिपरिषद है जिसमें ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है। कहा कि इस वर्ग से 7 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।